वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 12th हिंदी काव्य भाग कविता के बहाने बात सीधी थी पर इसके पहले हमने पतंग तक आपके सारे लेसन करा दिए हैं। आप वीडियो चैनल में विजिट करके देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर कवि परिचय है। इसके रचयिता कुंवर नारायण है। जीवन परिचय इनका कुछ देखते हैं। जीवन परिचय कुंवर नारायण आधुनिक हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर है। इनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक परीक्षा घर पर ही हुई थी। विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पूरी की। इन्होंने अनेक देशों की यात्रा की है। कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। इन्होंने चिंतन परक लेख, कहानियाँ, सिनेमा और अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं। इन्हें अनेक पुरस्कार से नवाजा गया है, जैसे कबीर सम्मान, व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा केरल का कुमारन आसान पुरस्कार आदि। इनकी रचनाएं हैं। तीसरे सप्तक के प्रमुख कवि। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य संग्रह है इनके चक्रव्यूह, जो 1956 में लिखा गया। परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। दूसरा मतलब प्रबंध काव्य है आत्मजयी। आकारों के आसपास जो है इनकी कहानी संग्रह है। समीक्षा है आज और आज से पहले। एवं इनका सामान्य जो रचना है वह है मेरे साक्षात्कार। इनकी काव्यागत विशेषताएं हैं। कवि ने कविता को अपने सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता दी। आलोचकों का मानना है कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध की बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। कुंवर जी नारायण नगरी संवेदना के कवि हैं। इनके यहाँ विवरण बहुत कम है, परंतु व्यक्तित्व तथा सामाजिक उहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आता है। इनकी तटस्थता, वितराग दृष्टि, नोच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोड़नों रूप में पढ़ी जा सकती है। इनकी भाषा शैली है। भाषा और विषय की विविधता इनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। इनमें यथार्थ का खुरदुरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले इनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन के मुकम्मल तौर पर समझाने वाला एक खुलापन इनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा। इसके बाद प्रश्न उत्तर पढ़ा रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित काव्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सप्रसंग व्याख्या कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रसंग है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इधर उधर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने वाला चिड़िया क्या। इसकी व्याख्या है, कवि कहता है कि कविता कल्पना की उड़ान है। इसे सिद्ध करने के लिए वह चिड़िया का एक उदाहरण देता है। साथ ही चिड़िया की उड़ान के बारे में यह भी कहता है कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, किंतु कविता की कल्पना का दायरा असीमित होता है। चिड़िया घर के अंदर बाहर या एक घर से दूसरे घर तक ही उड़ती है, परंतु कविता की उड़ान व्यापक होती है। कवि के भावों की कोई सीमा नहीं है। कविता घर घर की कहानी कहती है। वह पंख लगाकर हर घर उड़ सकती है। उसकी उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं आगे है। इस पद्यांश के विशेष हैं, कविता की अपार संभावनाओं को बताया गया है। सरल एवं सहज खड़ी बोली में सशक्त अभिव्यक्ति है। चिड़िया क्या जाने में प्रश्न अलंकार है। कविता का मानवीकरण किया गया है एवं लाक्षणिकता है। और कविता की उड़ान भला में अनुप्रास अलंकार है। आईएमपी वाला दूसरा प्रसंग है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर बिना मुरझाए, महकने के माने फूल क्या जाने। शब्दार्थ, महकना मतलब सुगंध बिखेरना। प्रसंग है, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता कविता के बहाने से उद्धत है। इसके रचयिता कुंवर नारायण हैं। कवि कविता के यात्रा के बारे में बताता है, जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चों तक की है। कवि का मानना है कि
रचनात्मक ऊर्जा पर सीमा के बंधन लागू नहीं होते। व्याख्या है कि कविता की रचना फूलों के बहाने हो सकती है। फूलों को देखकर कवि का मन प्रफुल्लित रहता है। उसके मन में कविता फूल की भांति विकसित होती है। फूल से कविता में रंग भाव आदि आते हैं, परंतु कविता के खिलने के बारे में फूल कुछ नहीं जानते। फूल कुछ समय के लिए खिलते हैं, खुशबू फैलाते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। उनकी परिणति निश्चित होती है। वे घर के अंदर बाहर एक घर से दूसरे घर में अपनी सुगंध फैलाते हैं, परंतु शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। कविता बिना मुरझाए लंबे समय तक लोगों के मन में व्याप्त रहती है। इसका इस बात को फूल नहीं समझ पाता है। इस पद्यांश के विशेष हैं: कविता व फूल की तुलना मनोरम है। दूसरा है सरल एवं सहज खड़ी बोली भावानुकूल है। तीसरा है मुरझाए महकने में अनुप्रास अलंकार तथा फूल के जाने में प्रश्न अलंकार है। शांत रस है एवं मुक्त छंद की अभिव्यक्ति हुई है। तीसरा पद्यांश है: कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, कच्च ही जाने। इसका प्रसंग है: प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता कविता के बहाने से उद्धत है। इसके रचयिता कुंवर नारायण है। कविता की यात्रा के बारे में कवि बताता है कि जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। व्याख्या है इसकी: कवि कविता को बच्चों के खेल के समान मानता है। जिस प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी तरीकों से खेलने लगते हैं, उसी प्रकार कवि के लिए कविता शब्द की क्रीड़ा है। वह बच्चों के खेल की तरह कभी भी तथा किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकती है। वह किसी भी समय अपने भावों को व्यक्त कर सकती है। बच्चों के लिए सभी घर एक समान होते हैं। वे खेलने के समय अपने पराये में भेद नहीं करते। इसी तरह कवि अपने शब्दों से आंतरिक व बाहरी संसार के मनोभावों को रूप प्रदान करता है। वह बच्चों को की तरह बेपरवाह है। कविता पर कोई बंधन लागू नहीं होता है। विशेष है: कविता की रचनात्मकता व्यापकता को प्रकट किया गया है। दूसरा है बच्चों व कवियों में असमानता दर्शाई गई है। बच्चा ही जाने पंक्ति से बालमन की सरलता की अभिव्यक्ति होती है एवं मुक्त छंद है। बच्चों के बहानों में अनुप्रास अलंकार है एवं साहित्यिक खड़ी बोली है। इसके बाद पाठ्य पुस्तक से हल प्रश्न है कविता के साथ। प्रश्न नंबर 1: इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। इसका उत्तर आएगा: कविता के बहाने कविता में सब घर एक कर देने के मायने का अर्थ है सीमा का बंधन समाप्त हो जाना। जिस प्रकार बच्चों के खेल में किसी भी प्रकार की सीमा का ध्यान नहीं रखा जाता, उसी प्रकार कविता में स्थान की कोई सीमा नहीं है। यह शब्दों का खेल है। कवि बच्चों की तरह पूरे समाज को एक मानता है। वह अपने पराये का भेद भूलकर कविता की रचना करता है। कविता समाज को बांधती है, एक करती है। प्रश्न नंबर 2 है: उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। उत्तर है: कविता का उड़ने व खिलने से सीधा संबंध है। चिड़िया एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़कर जाती है, परंतु कविता कल्पना के सहारे बहुत ऊंचे तक उड़ सकती है। यह काल की सीमा तक को लांघ जाती है। इसी तरह कविता फूल की तरह विकसित होती है। फूल अपनी सुंदरता व गंध से समाज को प्रसन्न रखता है, उसी तरह कविता भी मानवीय भाव से विकसित होकर तरह तरह के रंग दिखाती है तथा उसकी खुशबू सनातन है। वह हर युग में मानव को आनंद देती है। प्रश्न नंबर 3 है: कविता और बच्चों को समांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं, अथवा यह भी पूछा जा सकता है एग्जाम पे, कविता को बच्चों के समान क्यों कहा गया है। तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर है: कवि ने बच्चों और कविता को समांतर रखा है। बच्चों में रचनात्मक ऊर्जा होती है। उनके खेलने की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। उनके सपने असीम होते हैं। इसी तरह कविता भी रचनात्मक तत्वों से युक्त होती है। उसका क्षेत्र भी विस्तृत होता है। उनकी कल्पना शक्ति अद्भुत होती है।
प्रश्न नंबर 4 है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? इसका उत्तर है, कवि का मानना है कि कविता कभी मुरझाती नहीं है, यह अमर होती है तथा युग युगांतर तक मानव समाज को प्रभावित करती रहती है। अपनी जीवंतता की वजह से इसकी महक बरकरार रहती है। कविता के माध्यम से जीवन मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर आएगा, कवि कहता है कि मानव मन में भावों का उदय होता है। यदि वह भाषा के चमत्कार में उलझ जाता है तो वह अपने भावों को सही ढंग से अभिव्यक्त नहीं कर पाता। वह तभी उन्हें प्रकट कर सकता है जब भाषा को वह साधन बनाए, साध्य नहीं। साधन बनाने पर भाषा सहजता से इस्तेमाल हो सकती है, वह लोगों तक अपनी बात कह सकता है। प्रश्न नंबर 6 है, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है, कैसे? इसके अथवा में क्वेश्चन आएगा, किसी रचना में भाव की प्रधानता महत्वपूर्ण है या भाषा की? कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। उत्तर है, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, परंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में बात सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। इसका कारण उपयुक्त शब्दों का प्रयोग न करना होता है। मनुष्य अपनी भाषा को कठिन बना देता है तथा आडंबरपूर्ण या चमत्कारपूर्ण शब्दों से अपनी बात को कहने में स्वयं को श्रेष्ठ समझता है। इससे वह अपनी मूल बात को कहने में असफल हो जाता है। मनुष्य को समझना चाहिए कि हर शब्द का अपना विशिष्ट अर्थ होता है, भले ही वह समानार्थी या पर्यायवाची हो। शब्दों के चक्कर में उलझकर भाव अपना अर्थ खो बैठते हैं। अन्य हल प्रश्न लघुरात्मक प्रश्न को कविता के बहाने से हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कविता के बहाने कविता का प्रतिपाद्य बताइए। उत्तर, कविता एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चों तक की है। एक और प्रकृति है, दूसरी और भविष्य की और कदम बढ़ाता बच्चा। कवि कहता है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों को खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़ चेतन अतीत वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाएंगे। वह सीमा चाहे घर की हो, भाषा की हो या समय की ही क्यों ना हो। पहला प्रश्न है, कविता के बहाने के आधार पर कविता की असीमित अस्तित्व को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, कविता के बहाने में कविता का असीमित अस्तित्व प्रकट करने के लिए कवि ने चिड़िया की उड़ान का एक उदाहरण दिया है। वह कहता है कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, किंतु कविता की कल्पना का दायरा असीमित होता है। चिड़िया घर के अंदर बाहर या एक घर से दूसरे घर तक उड़ती है, परंतु कविता की उड़ान व्यापक होती है। कवि के भावों की कोई सीमा नहीं है। कविता घर घर की कहानी कहती है। वह पंख लगाकर हर जगह उड़ सकती है। उसकी उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं आगे है। ख मतलब बात सीधी थी पर से क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 1 है, बात सीधी थी पर कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। या अथवा में पूछ सकता है, बात सीधी थी पर कविता का संदेश स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर एक ही है। इस कविता में कवि ने कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को उकेरा है तथा भाषा की सहजता की बात कही है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक हम जिन शब्दों को एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सबके भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या मेहनत की जरूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ हो जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, कवि के अनुसार कोई बात पेचीदा कैसे हो जाती है? इसका उत्तर है, कवि कहता है कि जब अपनी बात को सहज रूप से ना कहकर तोड़ मरोड़कर या घुमा फिराकर कहने का प्रयास किया जाता है तो बात उलझती चली जाती है। ऐसी बातों के अर्थ श्रोता या पाठक समझ नहीं पाता। वह मनोरंजन तो पा सकता है, परंतु कवि के भावों को समझने में असमर्थ होता है। इस तरीके से बात पेचीदा हो जाती है। Thanks for watch this video. Thank you.